इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो पंजाब के इलेक्शंस हों जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे जो है वो एक कैंपेन चलाई जा रही हैं, या वो सिंध के इलेक्शन हो जहाँ 800 आदमी बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। और अभी भी अगर आप देखें हमारे अभी जो अरबाब गुलाम रहीम साहब हैं उनके बेटे के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया। पीटीआई के जो वर्कर्स वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके घरों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, उनको बिठाया गया। और इस वक्त मैं समझता हूँ ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है फिर आप सिलेक्शन कर लें, फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। आप लिस्ट जारी कर दें कि ये लोग जो हैं वो मेंबर्स होंगे, और एक बदतरीन इंतखाब जो है वो सिंध में हो रहा है। पंजाब में पहले हमजा शहबाज को एक गैर कानूनी और गैर आइनी इलेक्शन के ज़रिए मुसल्लत किया गया, अब उसको बरकरार रखने के लिए तमाम एफर्ट की जा रही है। 5 सीटें रिजर्व सीटें जो पीटीआई का हक है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है ज़िमनी इलेक्शनों से, वो 1 तारीख है, फिर दूसरी तारीख है, फिर तीसरी तारीख है, वो तारीख पे तारीख, वो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वहाँ पे क्या मामला जो है वो किस तरीके से चल रहा है। सो इसलिए इंसाफ के इदारे जो हैं बहुत अहम है कि वो आम लोगों के लिए खुले रहें। अगर इंसाफ के इदारे बंद हो जाएं तो फिर लोग अपने फैसले खुद करते हैं, और रियासत को, मुल्क को, एक अवाम को आप दीवार से नहीं लगाते। आप उन्हें जब दीवार से लगा देंगे तो फिर वो रिएक्ट करेंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है वो बदकिस्मती की बात है, और इसमें इस वक्त हुकूमत एक बदतरीन फस्तायत जो है वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कायम है, और इसको हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। पीटीआई इस वक्त अकेली जमात है जो कि इस वक्त इस फस्तायत का, इस आमरीत का मुकाबला कर रही है, और अवाम और पीटीआई एक तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान की तमाम गैर सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो दूसरी तरफ खड़ी हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो अब सियासी क़ुव्वतें नहीं हैं, ये गैर सियासी क़ुव्वतें हैं और जो साजिशों के ऊपर जो है वो यकीन रखती हैं। हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का जो पूरा इदारा था, 1200 अरब रुपए के वहाँ पे केसेस थे, उनमें से 1100 अरब के केसेस नैब की जुरिसडिक्शन से निकाल दिए गए हैं। सो प्रैक्टिकली नैब जो है उसका इंतकाल हो गया, उसको सिर्फ दफनाना बाकी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अब वो केस है, वो भी हमने ये जो समझिए कि अभी डिले करवाया है, जो उसका आखिरी रसूम है, अदरवाइज़ तो जो इन्होंने तो मुकम्मल फारग कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो कैसे इसको लेती है और कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट हकूक़ की हिफाजत करती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था ECL का बदलने का, और उसके साथ जिस तरह से कवानीन बदले गए, FIA के केस में प्रोसिक्यूटर को चेंज किया गया, FIA के केस में एविडेंस को तब्दील किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो केस लग नहीं रहा। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस केस को भी सुनेगी और नैब के इस केस को भी सुनेगी, ताकि हम इसमें जो है वो एक तरफ जो है वो चलें और इसको हम आगे बढ़ सकें। जिस तरीके से पाकिस्तान की इस वक्त मईशत का हाल है, ख़ुसूसन हमारी एग्रीकल्चर का हाल है, उसके ऊपर चीमा साहब अभी आपको तफसील से बताएंगे कि किस तरीके से हमारे नुकसानात जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त मैं ये आपको बताऊं कि एक और जो तमाशा इस वक्त लगने लगा है वो ये जो हमारे जाली अरेस्टों हैं, एहसन इकबाल साहब, अरबों रुपया, एक तरफ कहते हैं हमारे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, दूसरी तरफ अब अरबों रुपए की कैंपेन लाई जा रही है कि ये हमारा टर्न अराउंड पाकिस्तान की एक विजन जो है वो लाया जा रहा है। आप बताइए कि जिस वज़ीर का विजन ये हो कि आप चाय 1 कप पिए और उसके बाद चाय ना पिएं, जिस वज़ीर का विजन ये हो कि पाकिस्तान का तरक्की जो है वो सिर्फ तब मुमकिन है जब लोग चाय पीना छोड़ दें, जिस हुकूमत का विजन ये हो, आज इतवार है और आज पूरे पंजाब में तमाम करियाना स्टोर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। रात को हू का आलम होता है शहरों में हमारे, क्योंकि आपने तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो ताजर हैं, उनको आपने 9-10 बजे कह दिया है कि आप दुकानें बंद करें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी ख़ुसूसन जो शहरों में है, उनका रोज़गार ही रात से वाबस्ता है। जो हमारी कोई जूस की दुकानों के ऊपर, कोई करियाना की दुकानों के ऊपर, कोई और दुकानों के ऊपर, होटल्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर वेटर्स काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों और लाखों लोगों का रोज़गार ही
उससे वाबस्ता। इनसे बिजली पूरी नहीं हो रही, इनसे तेल पूरा नहीं हो रहा, इनसे इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है उसके ऊपर इनके आइडियाज़ जो हैं वो मज़ाक़ा खेज़ हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो गया है। पाकिस्तान का आम आदमी एक बहरान का शिकार हो गया और उसको समझ नहीं आ रही कि उसने आगे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। लिहाजा बहुत अहम बात है कि हम पाकिस्तान को इस हुकूमत से निजात दिलाएं। अभी जो हमारी खारजा पॉलिसी का हाल है, आप देखिए कि चीन ने हमारे जो 20 ममालिक दुनिया के उनको बुलाया है अपनी एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और पाकिस्तान को चीन ने इनवाइट नहीं किया। ये हालत हो गई है हमारी खारजा पॉलिसी की। और हुकूमत की जो इस वक्त जो तरजीहात हैं उसमें सिर्फ अपने मुकदमात शामिल हैं। शहबाज शरीफ अपने मुकदमों के पीछे लगे हुए हैं, मरियम अपने मुकदमों के पीछे लगी हुई हैं, हमजा शरीफ अपने मुकदमों के पीछे लगे हुए हैं, और इसके बाद आपको अचानक पता चलेगा कि एक रात को ये सारे फरार हो गए। इंशाअल्लाह हम ये जो इलेक्शन कैंपेन आज शुरू कर रहे हैं लाहौर से, ये नुक्ता आगाज़ है आम इंतखाबात की कैंपेन का, और बहुत जल्द पाकिस्तान में हमने इस्लामाबाद में भी अब कॉल दे दी है जलसे की। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अवाम को ये हक़ दिला के रहेंगे कि अपनी हुकूमत वो ख़ुद मुंतखब करें। मैं चीमा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो सिचुएशन है इस वक्त और जो इस वक्त हालात हैं उनके ऊपर हमें बताएं। सही से बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे लोग जानते हैं एग्रीकल्चर की अहमियत तो आप जानते ही हैं, लेकिन बेसिकली किसी भी इकानमी में प्रोडक्शन सेंटर दो है, एग्रीकल्चर है और आप कह लें कि आपकी इंडस्ट्री है। सो सर्विसेज सेक्टर जितना भी है वो सारा इसी से, या बाकी तिजारत या रिटेल सारी इसी से जाती है आगे। और ये दो सेक्टर बड़ी हम इन दोनों में बड़ी तरक्की की हमने, एग्रीकल्चर में भी और आप कह लें इंडस्ट्री में भी, तीसरा IT है उसमें भी। लेकिन इस वक्त ये बजट आया है, इस ये हुकूमत आई है, इसके होते हुए इन तीनों सेक्टर पे जैसे हमला नहीं कर देता बंदा तबाही बर्बादी फैला देता है, उस तरह की सिचुएशन हुई है। पहले जस्ट मैं आपको एग्रीकल्चर के हवाले से सिंपल ये बता दूं कि ये आप कह लें आपको फूड, फीड, फाइबर, एम्प्लॉयमेंट, पावर इरिगेशन और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटीरियल, ये 5-6 चीज़ें आपको देता है। पाकिस्तान की सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा बाकी तमाम इंडस्ट्री का रॉ मटीरियल जो है वो एग्रीकल्चर देता है। सो कहीं भी तरक्की का तस्वर नहीं है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर बैठ जाए तो आपकी इंडस्ट्री तरक्की करेगी या आपका सर्विस सेक्टर तरक्की करेगा। सो इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी आप कह लें कि परफॉर्मेंस क्या थी एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में पिछले साल जो लास्ट साल था हमारा, इसमें हमने 4 फसलों में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ पाए। बाकी तमाम फसलों में हम दुनिया में ग्रोथ में पहले नंबर पर आए। जो डाटा मैं दे रहा हूँ आपको, डाटा है USDA का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और दूसरा है FAO का, और तीसरा जो डाटा है पाकिस्तान का वो है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का। कहने का मतलब जो मैं डाटा आपको देने लगा हूँ ये टोटली यू कैन से ऑथेंटिक है। वीट में दुनिया में वीट की पैदावार कम हुई है 0.2%। पाकिस्तान की पैदावार 4.55% बढ़ी है। कार्ड में मकई की पैदावार दुनिया की 5% बढ़ी है, हमारी 19% बढ़ी है। राइस की पैदावार दुनिया की 1.19% बढ़ी है, हमारी 11% बढ़ी है। ऑयल सीड की दुनिया की पैदावार 6.4% बढ़ी है, हमारी 20.9% बढ़ी है। शुगर दुनिया की 2.16% बढ़ी है, हमारी 28% बढ़ी है। पोटैटो दुनिया का 3.5% बढ़ा है, हमारा 35% बढ़ा है। वेजिटेबल दुनिया में 2% बढ़ी है, हमारे यहाँ 31% वेजिटेबल की पैदावार बढ़ी है एक साल में। पल्सेस दुनिया की 5% बढ़ी है, हमारी 28% बढ़ी है। इसी तरह काटन हमारी 18% बढ़ी है। सो 4 फसलों में हम सेकंड आए हैं। एक में यूरोपीय यूनियन फर्स्ट है, एक में ब्राज़ील फर्स्ट है, एक में तुर्की फर्स्ट है, हम सेकंड है। बाकी तमाम चीज़ों में हम फर्स्ट आए हैं। अच्छा, ये हमारी पैदावार थी। आज जो दुनिया हम एनर्जी में इतना बुरा हाल है और फूड में हम कंफर्टेबल हैं, तो उसकी बुनियादी वजह जो है फूड में कंफर्टेबल होने की वजह ये कि हम पैदा इतनी करके गए हैं कि आज हम कंफर्टेबल हैं।
दुनिया में इस वक्त चीनी 120 रुपये की बिक रही है। हमने पिछले साल चीनी 16 महीने की पैदा की, बजाय 1 साल के 16 महीने की चीनी पैदा की, जिसकी वजह से आज आपको 85 रुपये मिल रही है। इसी तरह गंदम हमने पूरे साल की पैदा की। दुनिया में इस वक्त गंदम की कीमत 4000 रुपये है, यहाँ 2200 रुपये में हमने अपने किसान से ली और आप कह रहे हैं कि हम कंफर्टेबल हैं। चावल हम 2 साल का चावल पैदा करके गए, लेकिन जो जिस चावल का रेट 150 रुपये किलो था, आज 300 रुपये हो गया। पाकिस्तान में 2 साल का चावल भी पड़ा है, फिर भी रेट दुगना हो गया। क्यों हुआ है हमें समझ नहीं आ रही। दालों में और बाकी चीज़ों में हमने ग्रो किया। जो बेसिक इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस गवर्नमेंट के होते हुए हुआ ये है कि जो DAP 4000, 5000, 6000 रुपये की होती थी, आज यहाँ पे 12200 रुपये की पूरी DAP की है। दूसरा जो इनपुट पोटाश खाद बड़ी इंपॉर्टेंट है, 16200 रुपये की पोटाश खाद हो गई। यूरिया खाद की कीमत थोड़ी है लेकिन मिल नहीं रहा, वो तकरीबन इस वक्त 27-28 रुपये की मिल रही है। फिर जो हमेशा से आपको याद होगा, पाकिस्तान में हमेशा पेट्रोल महंगा होता था, डीजल सस्ता होता था। पिछले 50 साल देखें, 60 साल देखें, 70 साल देखें, हमेशा डीजल सस्ता होता था, पेट्रोल महंगा होता था। उसकी बुनियादी वजह कि आपका डीजल आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, डीजल आपका ज़राअत को सपोर्ट करता है और डीजल आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट करता है। और ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन सेंटर हैं या आपके लिए गरीब की चीज़ें हैं। लिहाजा डीजल पहली बार पाकिस्तान में पेट्रोल से महंगा कर दिया गया। आज आप कह लें कि किसान जो है उसने पानी पंप करना हो या उसने ज़मीन तैयार करनी हो, उसके पास डीजल के पैसे नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट में किराए आप सारे देते हैं या आपको पता है क्या हुआ है। सो इस वक्त खाद और एनर्जी दोनों बहुत महंगे कर दिए गए। तीसरा ये हुआ कि पाकिस्तान में इस वक्त आप बिजली भुगत रहे हैं, लोड शेडिंग भुगत रहे हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। देहातों में ये लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे की है। 12 से 14 घंटे की जिस बंदे ने मोटर लगवाई उसकी मोटर नहीं चलती। लिहाजा जो मुंजी, जो चावल आजकल तकरीबन 90% लग जाता था, इस साल 20% से कम लगा। अभी तक 15% यहाँ लगा है। सो फिर पाकिस्तान की इस वक्त नहरों में पानी नहीं है। आज आप सारे राइस एरिए की या बाकी जगह देखें आपको पानी नहीं नजर आएगा। जब नहरों में पानी नहीं है, मोटर में बिजली नहीं है, ट्रैक्टर में डालने के लिए डीजल नहीं है, तो फिर जो 22.5 करोड़ मुँह है आपके पास, उनको कैसे फिल करेंगे, खुराक कैसे देंगे। और फिर अगली एक खबर आ रही है कि ये जो अभी रिसेंट हुआ है कि LNG जो है ये हम मंगवाते थे $35 की MMBTU, अब आ रही है $350 मिलियन का हम मंगवाते थे एक कार्गो, अपना $35 मिलियन का। $35 मिलियन का जब मंगवाते थे, अब $100 मिलियन का है। 4 कार्गो लिए इन्होंने $100 मिलियन के। इस LNG से जो बिजली आप पैदा करेंगे ये 50 रुपये फी यूनिट से ज़्यादा महंगी होगी। 50 रुपये 53 रुपये यूनिट बढ़ेगी, आपको LNG से बिजली बनेगी। वो पहले $100 मिलियन की इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किए। और फिर जुलाई के लिए एक भी कार्गो हमारी गवर्नमेंट बुक नहीं कर सकी। जुलाई में लोड शेडिंग का एक नई वेव आ रही जो बहुत ज़्यादा ज़ालम होगी। इस वक्त आपको पता है कि बिजली की जो प्रोडक्शन हमारे दौर में होती थी 24,800 मेगावाट, इस वक्त पैदा हो रही है तकरीबन 18,000। 25% बिजली कम पैदा हो रही है और आपकी जो पेट्रोल और डीजल की सेल कम हो गई है, वो 20% वो कम हो गई है। अब जब एनर्जी की 20-25% कंजप्शन कम हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी इकानमी, आपकी GDP ग्रोथ जो है ये बजाय पॉजिटिव जाने के ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और हमें शहबाज शरीफ साहब या फिर मुफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल बताते हैं कि हमारी रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती, इंशाल्लाह बड़ी तरक्की होगी। चंद दिन की बात है, भाई फैक्ट्रियाँ तो आपकी बंद हो गई, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो फिर कैसे आप पहले की तरक्की होगी। अगली जो बात इसके साथ एक अगला हमला हुआ है कि सारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे आपने सुपर टैक्स लगा दिया। सारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सुपर टैक्स लगा है, उसमें खाद की फैक्ट्रियाँ, उसमें पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियाँ, शुगर फैक्ट्रियाँ, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल मिलें, सारा जिसका भी 30 करोड़ रुपये ज़्यादा उसका प्रॉफिट है, उसमें सुपर टैक्स लग गया। उस सुपर टैक्स से होगा ये कि जो सीमेंट की बोरी आज से 3 दिन पहले 1200 रुपये की थी, आज वो 1600 रुपये की या 1500 रुपये की हो गई है। अब सारा काम बंद हो गया। सो मैं समझ रहा हूँ कि इस मुल्क पे तो ऐसे लगता है जैसे कोई हमला हो गया, इस मुल्क पे जैसे कोई तबाही करने आ गया। और इस वक्त जो नहरों में पानी नहीं है, खेतों में आप कहें हरियाली नहीं है, फसल नहीं है, खाने को नहीं है, बैठने को नहीं है, तेल नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे लगता है जैसे इस मुल्क में बेबरकती आ गई है। इस मुल्क में बाकायदा एक गुनाहों का अजाब आ गया। कुछ ऐसे लोग आए कि जो अल्लाह ताला को भी कबूल नहीं थे, लिहाजा इस मुल्क में बेबरकती बाकायदा नाच रही है।
हम तो करते हैं कि शायद इनको होश आ जाए, ये अनाज से निकलें, लाले से निकलें, एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन में चले जाएं। अदरवाइज ये जो लोग रस्तू बने हुए थे कि जी हम इकानमी के मास्टर हैं, और या कुछ लोग कहते थे कि जी हम इकानमी को चला सकते हैं, हमारे क्या नाम है, एक व्हाट्सएप पे अरबों डॉलर आते हैं, सारे फेल हो गए, रल के फेल हो गए, मिसाके जमहूरियत तो मिसाके मीशत तो हो गया, हमारे अलावा सारे इसमें शामिल हैं, हमारे अलावा सारे इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, सारों ने मिलकर जो मिसाके मीशत किया, उस मीशत का हाल ये होगा कि मुल्क डिफॉल्ट, मैं 2 दफ़ा बोल रहा हूँ, मुल्क डिफॉल्ट और कैद की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क डिफॉल्ट और कैद की तरफ बढ़ रहा है। मैं 2 दफ़ा बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मुल्क डिफॉल्ट और कैद की तरफ बढ़ रहा है। वजह अगले महीने से $500 मिलियन एक्सपोर्ट कम हो रही है आपकी इसकी टेक्सटाइल की मंथली, इसका मतलब $6 अरब की एक्सपोर्ट उसकी कम हो गई। इस वक्त $700 मिलियन की आपकी रेमिटेंस कम हो गई मंथली, फिर आपकी $300 मिलियन एक्सपोर्ट पहले कम हो चुकी है, आपका हर महीने $1.5 बिलियन का गैप नया क्रिएट हो गया। आपको सारे दोस्त मिलकर भी पैसे दे दें तो आप डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मुल्क में बेबरकती नहूसत जो है वो छा गई है। तो हम कहते हैं कि आप किसी दिन आपने छोड़ के भाग जाना है, उससे पहले इस मुल्क में इलेक्शन कराएं, इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं, अवाम अपनी मैंडेट लेके आए और हुकूमत संभालें, और आप कह लें कि इस मुल्क में बरकत आए, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आए, जमहूरियत आए और लोग आज़ाद होकर काम करें। इनकी वजह सवाल ले लें आप। जो परेड ग्राउंड में जलसा होने जा रहा है, इसमें कोई अगली आइंदा एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो सकता है? वो मार्च जो आपने मौका किया था कुछ दिनों के लिए, दोबारा से ऐलान हो सकता है? देखिए, ये जो जलसा होने जा रहा है ये तो जैसे PTI के जलसे हैं वैसे ही हैं, और PTI का आपको पता है कि हमारा एहतजाज जो है वो बड़ा एक हमारा कोई शिद्दत पसंदी का एहतजाज नहीं होता, लिहाजा जो भी एहतजाज हो रहे हैं या जो भी हमारा मामला चल रहा है वो अकॉर्डिंगली आइन और कानून के मुताबिक होगा, और अगर आगे एहतजाज की कॉल होगी तो वो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। हमने तो पहले भी एहतजाज को रमन किया है, हमने कभी भी एहतजाज में हमारा जो भी जलसा होता है, एहतजाज होता है, उसमें फैमिलीज़ आती हैं, उसमें बच्चे आते हैं, हम तो वोट ही नहीं करते कि उसमें तशद्दुद हो। ये तो इन्होंने जो राना सनाउल्लाह ने किया 25 मई को, जो बदतरीन पाकिस्तान में तशद्दुद किया या पाकिस्तान में पुरअमन लोगों के ऊपर, वो तमाम ऑफिसर्स, ख़ुद राना सनाउल्लाह और वो तमाम लोग, हमने उनको रिकॉर्ड किया है, और इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोगों को अपना हिसाब देना पड़ेगा। ये जो पुलिस वाले इसमें मुलव्वस थे, ये तो नहीं कि हम भूल गए हैं, हमारे लोगों को शहीद किया गया है, लाहौर में शहादत हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, ये सारे लोग इस तरह से स्पॉट फ्री तो नहीं जाएंगे। इनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने पूरा इनको नोट किया है और हम इनको पूरा घर पर पहुंचा के आएंगे। लॉन्ग मार्च तो नहीं, अभी तो जलसा हो रहा है, लॉन्ग मार्च तो हो ही नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह से हों या शहबाज शरीफ हों या कोई भी हों, ये जब भी नून लीग का प्रॉब्लम है कि जब भी ये इक़्तिदार में आते हैं इनकी गर्दन में और सरिया आ जाता है, इसीलिए जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो सरिया निकलता है, उस वक़्त फिर इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। इसीलिए अक्लमंद लोग कहते हैं कि जब आपके पास ताकत आए तो उस वक़्त आपको उस वक्त का ख्याल करना चाहिए जब आपके पास ताकत नहीं होगी। राना साहब ने पहले भी अपनी इन्हीं हरकतों से जूते खाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो सीखेंगे अपने माजी से। वो आपका ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इस हवाले से हामिल हैं कि इससे हुकूमत में तब्दील भी हो सकती है। तो जब अदारों के हवाले से आपने तब्ज़ात का इज़हार किया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी किया और इंतज़ामिया के हवाले से, तो इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ क्या एक बार फिर सड़कों पे होगी? और दूसरी बात ये, जो संभलियाल के DSP हैं उन्होंने कहा है कि जी जो डस्का का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 3-3 लाख रुपए दिए। देखें, वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन के पास है,
और अगर उसमें जो सबूत हैं उसको ओपन कोर्ट में चलाए और उसके ऊपर जो है वो बात करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज जो सिंध में हो रहा है, आप देखिए 800 आदमी बिला मुकाबला वहाँ इलेक्ट हो गया, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर वहाँ कत्लो खून हो रहा है। तो आज जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन उस पर क्यों नहीं जाग रहा? चले माजी में तो जो हुआ, अब आज के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है? ये जो इस वक्त पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें जो खुलेआम धांधली हो रही है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाग रहा? देखिए इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा, पाकिस्तान का इस वक्त अलमिया ये है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अपनी इज्जत खो रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो अपनी इज्जत रोली है सरे बाज़ार, उसके बाद मुझे आप बताइए कि इसको बिल्ड करना कितना मुश्किल होगा। कल भी एक जगह ये बात हो रही थी कि लेजिटिमेसी जो होती है इदारों की वो रियासत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन को अपने जो मामलात हैं उस पर ख्याल करना चाहिए और उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। हमारे निज़ाम अदल का हाल ये है कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई, और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फ़रोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से फ़ैसला। उन्होंने कहा मैंने रोज़ अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिए तो। सारे इस वक्त जो जज साहिबान हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है, और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है और जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन ले रहा होता है, बिकॉज उसकी पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें ज़रा ताकतवर हलकों के ऊपर। ये सारा इनको जो बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। हाँ तो हम भी डरते ही थे ना, हम तो डर डर के चलते रहे। 100% बात आपकी सही है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है वो इंतखाबात की तारीख का फ़ैसला करे, वो तारीख जो है वो हमारे साथ शेयर करे, हम असम्बलियों में वापस जाएं, नया इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तश्कील हो, नए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो हों और पाकिस्तान आगे चले। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये करे। जी क्यों दबाव के तहत हो, कोई अवाम के दबाव के तहत भी पाकिस्तान में अगर कोई काम हो जाए तो कोई अच्छी बात है। ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त हमने इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में काम करने हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपनी अकल के तहत भी तो काम करने चाहिए। पिछले दिनों 2 प्लेयर्स की बात की थी, क्या उनको बाकायदा स्टेक होल्डर बना लेना चाहिए मुल्की मामलात में? माजी में भी ये बहस चलती रही कि दोनों को स्टेक होल्डर्स बना लेना चाहिए। सर साहब देखें, वो हमारी मर्जी से तो स्टेक होल्डर नहीं है या मर्जी से तो नहीं होना, ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है कि उन्होंने स्टेक होल्डर रहना है पॉलिटिक्स में या नहीं रहना। ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते क्योंकि वो तगड़े हैं हमसे। आपने प्रेशर बिल्ड करने के लिए पहले कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, तो बाकी जगह से इस्तीफे देने में क्या रुकावट है? किसी ने आपको रोके रखा है ताकि प्रेशर बिल्ड हो और दोबारा नए इलेक्शन? आपकी बात दुरुस्त है। ये हो सकता है कि अगर हमें बिल्कुल दीवार से लगाया गया तो फिर हम मज़ीद इक़दाम आगे बढ़ेंगे और करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है एक सियासी हिकमत अमली के तहत ये होगा। मेरी नज़र में जो असल सलूशन ये है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए, वो ये है कि जो हुकूमत है वो अकल करे, और हुकूमत जो है वो अपोजिशन को, पाकिस्तान में 76% लोगों ने अभी भी कहा है आप इलेक्शन करवाएं। आप जब 76% लोग इलेक्शन का कह रहे हैं तो आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं लोग आए निकलें, हर गली मोहल्ले में फसाद हो, लोग जो है ऐवानों से निकाल के आपको जो है वो थप्पड़ मारें, आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई अक्लमंद आदमी तो इसका इंतज़ार नहीं करेगा कि मुल्क में फसाद होगा तो ही हम जाएंगे।
अक्लमंदी का तकाजा ये है कि लोगों की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अगले इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जाहिर है ये पीपल्स पार्टी, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी तो रह नहीं गई है, तो मेरे ख्याल में तो बिलावल भुट्टो को चाहिए कि अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी से जो अपने जरदारी से निकल के पीपल्स पार्टी एन बना लें, पीपल्स पार्टी नाना ग्रुप, तो फिर ही है कोई जैसे डीजी खान का है, उसके बाद ये 20 हल्कों में इलेक्शन है और 3.5 साल उस्मान बुज़दार साहब सीएम रहे हैं, वो कहाँ पे हैं? बुज़दार साहब मेरा ख्याल है कैंपेन लीड कर रहे हैं इस वक्त डीजी खान।